डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स जो है वो सामने वाले को पूरा पोजेसर को पूरा राइट देते हैं कि वो गुड्स जैसे कि उसके कंट्रोल में ही आ गया हो, वो उन गुड्स के साथ में वैसे ही कर सकता है जैसे वो ओनर हो। तो एंडोर्समेंट या फिर पोजेशन के थ्रू आप डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स जिसको देते हैं वो माल की डिलीवरी उसको मान ली जाती है। ठीक है सर। अब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स में क्या क्या होता है सर? बिल ऑफ लेडिंग होता है। बिल ऑफ लेडिंग शिप पे जब माल चढ़ाते हैं। डॉक वारंट होता है। वो गोदी होती है ना, जैसे बॉम्बे के साइड में वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और ये ऐसी छोटी छोटी गोदियां भी होती है, डॉक्स जिनको बोलते हैं अपन। डॉक वारंट की डॉक पे माल है, वारंट इनको भी बोला जाता है। ऐसा एक वो आपको दे के जाते हैं कि आपने डॉक पे माल छोड़ा है। ठीक है। वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट की जो भी मेरे को ये देगा दिखाएगा पर्ची, मैं तो माल उसको दे दूंगा। वेयर हाउस कीपर का सर्टिफिकेट। इसी जिस तरीके से डॉक वारंट या होता है उसी तरीके से एक वार्फ वार्फ होते हैं। वार्फ छोटी छोटी नदियों के साइड के एरिया। सो वार फिंगर ने आपको माल रख के एक सर्टिफिकेट दिया। रेलवे ने रिसिप्ट दिया। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट मतलब एक से ज्यादा मोड यूज करते हुए ट्रांसपोर्ट किया गया है। जमीन, हवा और शिप, ये 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, जमीन, हवा और पानी। तो इनमें से एक से ज्यादा मोड को यूज करते हुए सेम माल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उन गुड्स का। तो ऐसी कोई रिसिप्ट जिसको मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेजा था और जो भी वो रिसिप्ट देखेगा दिखाएगा उसी को माल दिया जाएगा। सो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट भी एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है। या फिर कुछ भी और नाम ले लो जैसे वारंट या ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स वगैरह वगैरह। ठीक है। So these are all different examples of document of title to goods. Let's move towards features of document of title. Mohit. Yes, sir. The document becomes the document of title only on satisfaction of the following. Unconditional. It must show an unconditional undertaking to deliver the goods to the holder of the document. देखो, डॉक्यूमेंट जो भी होता है वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, यानी कि जो भी उन्हें दिखाएगा उसको गुड्स दे दिए जाएंगे। ऐसा कब बनता है? नंबर 1, उसमें एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए कि जो भी इन गुड्स को दिखाएगा, इस पावती को दिखाएगा, वो गुड्स उसको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। सो फीचर्स क्या क्या है? अनकंडीशनल होना चाहिए टू डिलीवर द गुड्स टू द होल्डर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। ठीक है। सेकंड क्या है इसका फीचर? Different from acknowledgement for receipt. Though a bill of lading is a document of title, a mate's receipt, it is the receipt given by the servant of the captain of the ship on receipt of goods into the ship for boarding, is merely an acknowledgement for the receipt of goods. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल से अलग चीज होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल इज जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट कि हमें आपका गुड्स रिसीव हो गया, रिसिप्ट हो गया है। सो दोनों उससे डिफरेंट होता है ये। वो तो केवल ये शो करता है कि माल आपने हमको दिया बस। जबकि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या है? जो भी हमें दिखाएगा हम तो गुड्स उसको हैंड ओवर कर देंगे। तो दोनों में डिफरेंस होता है। तीसरा फीचर क्या है भाई? पढ़ तो। Enforcement of rights. Only a bona fide holder of a document of title can enforce his right thereunder. A person who gets possession of a bill of lading by stealing it does not have any right as against the bona fide holder for value. देखिए सर, ओनली देखो, मैंने माल रेलवे में चढ़ाया, रेलवे ने मेरे को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया। वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मैंने मोहित को दे दिया। तब तो ये बोनाफाइड होल्डर है जिसके पास में सही तरीके से वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आया, तो ही ये बोनाफाइड होल्डर जी जो है ना, वो ही अपना राइट एनफोर्स करा सकता है सही तरीके से। अब सेकंड स्टोरी ये है, मैंने रेलवे में माल जमा कराया, रेलवे ने मेरे को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या रिसिप्ट दी, वो मैं जिसको दूंगा उसका माल पे अधिकार हो जाएगा डिलीवरी लेने का। लेकिन मोहित को वो मेरी जेब से गिर गई और मोहित को मिल गई रास्ते में पड़ी हुई, तो मोहित इज नॉट द बोनाफाइड होल्डर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। बात समझ में आ गई? यस सर। So only a bona fide holder of a document of title can enforce his rights thereunder. केवल bona fide holder को ही अधिकार होता है कि अपने rights जो भी हैं उस document of title के अंडर वो एनफोर्स करा सके। जिसे चोरी से मिला है या पड़ावा मिला है, कोई अधिकार नहीं था, उसको वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मिल गया, तो उसका कोई राइट नहीं होता है अगेंस्ट अ बोनाफाइड होल्डर।
फॉर वैल्यू ऑफ दोस गुड्स, उसको वो गलती से मिला है, उसका कोई राइट नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा बस। ईस्टॉपल, मोहित। Estoppel. The negotiation effected by the true holder is precluded from denying the transfer at the latter point of time. देखो, ईस्टॉपल का मतलब होता है कि आपने एक बार जो काम कर दिया उसको आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते हो। ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट अपन कितनी बार पढ़ चुके हैं। नो ईस्टॉपल अगेंस्ट द माइनर, पार्टनरशिप में भी ईस्टॉपल पढ़ा था अपन ने, वगैरह वगैरह। सो द नेगोशिएशन इफेक्टेड बाय द ट्रू होल्डर इज, एक जो सही होल्डर था उस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का, उसने कोई नेगोशिएशन किया है, तो he is stopped from denying the transfer at a later point of time। वो बाद में मना नहीं कर सकता है कि मैंने ऐसा कोई नेगोशिएशन किया था खरीदने वाले के साथ में। सो नेगोशिएशन करने वाला जो सेलर है वो बाद में, द नेगोशिएशन इफेक्टेड बाय द ट्रू होल्डर इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग द ट्रांसफर एट द लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि बाद में मना नहीं किया जा सकता इससे। लास्ट, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। होल्डर्स पोजीशन इन केस ऑफ डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ गुड्स, पढ़ो एक बार फिर समझाता हूं। Unlike a holder in due course, a holder cannot get a good title to goods when there is defect in the title of goods of transferor. देखो, इस पॉइंट में ज्यादा गहराई में जाने की बजाय बस इतना समझ लो, जो भी माल किसी दूसरे को दे रहा है, द पर्सन गिविंग टाइटल ऑफ दोज गुड्स टू अनदर पर्सन, तो बी के पास में कैसा टाइटल आएगा? सेलर से ज्यादा अच्छा टाइटल नहीं आने वाला है। इसको हम लोग लॉ की भाषा में बोलते हैं, अ पर्सन सेलर cannot give a better title to another person buyer than what he himself has। सेलर जो है वो बायर को अच्छा टाइटल नहीं दे सकता। किससे अच्छा सर? उससे अच्छा जो उसके खुद के पास में है, उससे अच्छा टाइटल नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, सेलर जो है वो उसका कार का रियल ओनर है, उसने वो कार बी को बेची, तो बी के पास में कैसे राइट्स हो जाएंगे सर? ओनरशिप के सारे राइट्स आ जाएंगे। बेटर टाइटल खुद से ज्यादा अच्छा नहीं दे सकता, जो इसके पास में वही दे सकता है। अब यही इसी जगह पे एक चोर खड़ा है, देयर इज अ थीफ, चोरी की कार लेके आया और उसने बायर को वो कार बेच दी। क्या चोर के पास में उस कार को बेचने के अधिकार थे? बोलो हाँ या ना सर, थे या नहीं थे? नहीं थे सर। तो चोर खुद से बेटर, अपन ने क्या पढ़ा? अ पर्सन कैन नॉट गिव अ बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। जब इसके खुद के पास में ओनरशिप का टाइटल ही नहीं है, तो ये दूसरे को क्या अच्छा, खुद से अच्छा टाइटल दे ही नहीं सकता। खरीदार को कोई अच्छा टाइटल नहीं मिलने वाला है। ठीक है सर? तो होल्डर्स पोजीशन इन केस ऑफ डिफेक्ट की सर, ज्यादा अच्छा टाइटल आपको उससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं जो कि देने वाले के पास में है। जो ट्रांसफरर के पास में है उससे अधिक आपको मिल ही नहीं सकता। हाँ, इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नाउ वी मूव टुवर्ड्स डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पढ़ लिया, नाउ वी मूव टुवर्ड्स डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। पता है ये आपको कि डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल जस्ट एक रिसिप्ट है कि हाँ इसका ओनर कौन है या आपने माल हमारे पास में दिया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है कि उसको दिखा के जो भी दिखाएगा माल उसको दे दिया जाएगा। पढ़ भाई मोहित। Sir. Document showing title. A document of title enables a person named therein to transfer the property by mere endorsement and delivery, whereas a document showing title does not confer any right to transfer by way of endorsement and delivery. Example: a share certificate shows that the person named therein is entitled to the shares represented by it, but does not allow transfer of shares by mere endorsement and delivery of the certificate. बहुत सिंपल है सर, समझ में तो आपको आया वही है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को तो आपने एंडोर्स कर दिया या पोजेशन दे दिया, तो उससे सामने वाले को डिलीवरी मिल गई, ये मान लिया जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, उसको एंडोर्स कर दिया या उसको सामने वाले को दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो डिलीवरी नहीं होगी। जैसे कि अपन ने पढ़ा था स्टॉक्स एंड शेयर्स गुड्स में आते हैं सर, तो जो भी कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे, आजकल तो हालांकि सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने लग गया, लेकिन आज भी शेयर, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं ना, आप छू के देख सकते हैं, वो भी कई कंपनियों के
आपके दादा काका चाचा किसी के पास में तो पड़े होंगे जिन्होंने उसे डीमैट में कन्वर्ट नहीं कराया होगा, डीमटेरियल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कराया होगा, तो शेयर सर्टिफिकेट आज भी आपके पास पड़े होंगे। तो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होता है कि इन भाई साहब के पास में सीरियल नंबर यहां से लगाकर यहां तक के 100 शेयर इनके पास में पड़े हुए हैं। ठीक है सर, ये केवल डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स है कि मिस्टर राम के ये गुड्स हैं। ठीक है, मिस्टर राम ने उस शेयर सर्टिफिकेट के पीछे किसी का नाम लिख के साइन कर दिया कि आज से शेयर तेरे, या फिर उस सर्टिफिकेट का पोजीशन किसी और को दे दिया। इन दोनों ही कामों से कोई जिसको वो शेयर सर्टिफिकेट मिला उसको उसका कोई अधिकार नहीं हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सर क्यों? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स नहीं है। यदि इस तरीके से कराना है तो पहले ये कंपनी में भेजना पड़ेगा अलोंग विद द फॉर्म। कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से राम का नाम हटाएगी और श्याम का नाम डालेगी और श्याम के नाम पे नया सर्टिफिकेट इशू करेगी। ये इस तरीके से होता है, ये केवल एंडोर्समेंट या पोजेशन देने से नहीं होता है। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल के बीच में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। एम आई राइट? शुड वी मूव फॉरवर्ड? यस सर। मानस यस सर। कितने पेठे खा लिए? सर बस 2 पीस लिए थे उस टाइम पे। अरे वाह, आगरे का पेठा खा रहा है? नहीं सर, घर के। घर के? मुझे लगा तुझे आगरा भेज देना चाहिए, और तू खा भी आगरे के पेठा रहा था, मुझे ऐसा लगा। आगरे का क्या फेमस है? पेठा और ताजमहल। पेठा और ताजमहल, और एक और चीज है, कौन बताएगा भाई? आगरे की तीसरी चीज क्या फेमस है? पागल खाना। पागल खाना, ल्यूनेटिक असाइलम। ठीक है, वो भी बहुत फेमस है। चलिए, सो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं प्राइस की तरफ। पढ़ भाई मोहित। Price. Section 2, subsection 10. Price means the money consideration for a sale of goods. Price means money consideration for the sale of goods. Goods बेचने के एवज में जो मनी कंसिडरेशन मिलता है उसे हम सोगा में प्राइस बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ना, यदि राम अपने गुड्स श्याम को बेच रहा है, बदले में मनी ले रहा है, पैसा ले रहा है, विटामिन एम ले रहा है, तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन बार्टर में क्या होता है? यू आर एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर अनदर गुड्स, नॉट फॉर अ प्राइस बट गुड्स के बदले में गुड्स। तो वो प्राइस का कंपोनेंट तो आया ही नहीं सर यहाँ पर। तो फिर बार्टर जो होता है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कभी सब्जेक्ट मैटर हो ही नहीं सकता, उस पे सोगा अप्लाई करेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन गुड्स के बदले में गुड्स और मनी दोनों लिया है, गुड्स के बदले में गुड्स और मनी यदि दोनों लिया है, तो फिर हमारे को जो एक रिक्वायरमेंट थी ना सर कि गुड्स के बदले में प्राइस आना चाहिए, वो पूरी हो रही है। तो ऐसा ट्रांजैक्शन जिसपे गुड्स के बदले में गुड्स और मनी दोनों लिया जा रहा है, वो भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सब्जेक्ट मैटर होगा। क्यों? क्योंकि इस पे प्राइस कंपोनेंट भी कहीं ना कहीं तो आ ही गया है, भले ही पार्शियली आ रहा है तो क्या हो गया, आ तो रहा है ना। इसीलिए प्राइस मींस मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स। अब हम नेक्स्ट चालू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है आपको मैंने कल भी बताया था। क्या बताया था सर? कि देखो, कॉन्ट्रैक्ट बेचने का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अपन क्या पढ़ रहे हैं सर? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल तो पढ़नी है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये जो बेचने वाला, जो सेल करने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है सेल, एक हो सकता है एग्रीमेंट टू सेल। कल बताया था मैंने आपको, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। सेल में तो क्या होती है? द प्रॉपर्टी या ओनरशिप इन गुड्स। अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं ना, प्रॉपर्टी का मतलब सोगा में क्या होता है सर? ओनरशिप होता है। सेल में
property in goods transfers immediately from the seller to the buyer, और ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है. Whereas in agreement to sell, the property in goods will transfer from seller to buyer at some future point in time, so that will be known as an agreement to sell. So contract of sale is of two types. The first one is sale and second one is agreement to sell. बोलिए सर, समझ आ रहा है? पढ़ना चालू करें? सब क्या सोते सोते पढ़ते हो क्या रे लॉ की क्लास में, या खाना खाते खाते पढ़ते हो? सब जने अपने वीडियो ऑन करेंगे. क्विकली स्विच ऑन योर वीडियोस. काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस. मानस अग्रवाल, बेटा खाते खाते नींद आ रही है क्या तेरे को? अरे नहीं सर. शैली शाह, डू यू नीड ए स्पेशल इनविटेशन? नो, इतना बड़ा चश्मा लगा के आती है यार. ठीक है. मोहित अग्रवाल, देश में शेविंग क्रीम की कमी दूर नहीं हुई क्या? नहीं सर, मेरे को नहीं करना चाहिए. मुझे शेव नहीं करना सर. दिस इज माय पर्सनल मैटर. काइंडली डोंट इंटरफेयर. ठीक है, चलो भाई, जग जाओ, जग जाओ. चलिए मोहित, पढ़ना चालू कर भाई. हाँ सर. A contract of sales section 4. A contract is sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to buyer for a price. Very easy and important definition. Contract of sale of goods, it is a contract. सर तभी तो इस पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही निकला है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि तो कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट के नियम भी इस पे अप्लाई होते हैं, बशर्ते वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अपोजिट नहीं जाए. ठीक है सर. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पर द सेलर आइदर ट्रांसफर्स और agrees to transfer. यानी ये तो हो गया एग्जाम्पल सेल का और ये हो गया एग्रीमेंट टू सेल का. देखो डेफिनेशन से ही दोनों चीजें निकल के आ रही है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर आइदर ट्रांसफर्स, या तो प्रॉपर्टी या ओनरशिप जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफर कर देता है, या एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स. प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस. प्राइस की डेफिनेशन पढ़ ली, बायर की डेफिनेशन पढ़ ली, सेलर की डेफिनेशन पढ़ ली, ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर का मतलब समझ लिया कि सर सेल और एग्रीमेंट टू सेल. ठीक है. गुड्स की डेफिनेशन पढ़ ली. कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तुमको पहले से आती ही है. सोचो कितनी सारी चीजों से मिलके बनी है ये सिंपल सी डेफिनेशन. गुड्स, ऊपर कल का पूरा दिन अपन ने गुड्स पे लगाया. कॉन्ट्रैक्ट, सेलर और बायर की डेफिनेशन वो भी पढ़ लिया. सेलर आइदर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर, सर सेल और एग्रीमेंट टू सेल. द प्रॉपर्टी इन गुड्स, ओनरशिप इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस. प्राइस मींस मनी कंसिडरेशन. ठीक है. यहां से आ रहा है बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा. बार्टर सिस्टम कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ठीक है सर. तो आइए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ना चालू करते हैं. मोहित. Essentials of a contract of sale. There must be at least two parties. कॉन्ट्रैक्ट में भी जरूरी होता है कि there must be at least two parties. अब एक आदमी खुद के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता. खुद ही खरीद रहा है, खुद ही बेच रहा है, ऐसा नहीं करना है. ठीक है. So there must be at least two parties. Point number 2. Subject matter of a contract of sale must be goods. सर गुड्स क्या होते हैं हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. क्या गुड्स में इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना है, हम सब जानते हैं. सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिसके लिए भी बनाया जा रहा है ना, वो गुड्स होने चाहिए. गुड्स की डेफिनेशन में कवर होने चाहिए. इमूवेबल प्रॉपर्टी या ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए. थर्ड,
Price. Price means the money consideration must be paid by the buyer to the seller. Consideration must be money. It may be partly in cash and partly in kind. जो ये एग्जांपल बताया था ना, गुड्स के बदले में थोड़ा सा गुड्स और प्राइस भी मिल सकता है, यानी कि पार्टली कैश में भी मिल सकता है प्राइस और पार्टली काइंड में भी मिल सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कैश कंपोनेंट होना जरूरी है। ठीक है सर। सो प्राइस मींस मनी कंसिडरेशन। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। पढ़ गई। In every contract of sale, ownership must be transferred by the seller to the buyer. Either presently at the time of making the contract or at some future point in time, there must be transfer of property or ownership from the seller to the buyer. If it is happening exactly presently, then it is an agreement of, then it is a sale. And if the seller promises to transfer the ownership in future, then it is agreement to sell, sale or agreement to sell. ठीक है सर। Next essential of contract of sale. A contract of sale must be absolute or conditional. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसा भी हो सकता है, एब्सोल्यूट बिल्कुल सीधा साधा, या कंडीशनल भी हो सकता है कि पहले ये होगा तो ये होगा, कंडीशनल भी हो सकता है। तो अपन ने भी पढ़ा है ना कि कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं ना, बोलो हाँ या ना। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। एक्स ने वाई को बोला मेरी 10 लाख रुपए की रोलेक्स वॉच 3 लाख रुपए में खरीदने का ऑफर देता हूं तेरे को, बशर्ते हाँ करने के साथ में 3 लाख रुपए पूरे के पूरे तो टेबल पे एडवांस लाके रखे। तो इट्स अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कि ये तभी माना जाएगा। वाई ने एक्सेप्ट बोल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सेप्ट बोलने के साथ ही हाथों हाथ 3 लाख रुपए टेबल पे रखने भी पड़ेंगे। सो इट्स अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी एब्सोल्यूट पूरे तरीके से सही हो सकता है या कंडीशनल भी हो सकता है। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, All the other essentials of valid contract must be present in contract of sale. all the other essentials of a valid contract must be present in contract of sale. There must be two parties, there must be offer, there must be acceptance, there must be consideration for both the parties from the opposite party. Parties must be competent to contract. वो बिल्कुल फ्री कंसेंट से बनना चाहिए, जबरदस्ती कनपट्टी पे बंदूक रख के किसी के गुड्स को खरीदने का एग्रीमेंट नहीं बना रहे हो। ठीक है, ये सारे एसेंशियल एलिमेंट जो अपन ने एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पढ़े थे, वो सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी होने चाहिए। ठीक है सर। सो दीज आर ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दो पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सब्जेक्ट मैटर गुड्स होना चाहिए, मनी कंसिडरेशन होना चाहिए, भले ही पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए आइदर इमीडिएटली और सम पॉइंट इन फ्यूचर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी आइदर एब्सोल्यूट और कंडीशनल, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स भी होने चाहिए। अब हम आते हैं टुवर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल और एग्रीमेंट टू सेल बताया हुआ है आपको मैंने, इसलिए अगले 10 मिनट में अपन ये टॉपिक फटाफट फिनिश करेंगे। और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल और एग्रीमेंट टू सेल। ये पहला चैप्टर ही पूरा ही धुआंधार है, ये बेस है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। जिसने अच्छे से कर लिया उसको ही आगे से अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी उस्ताद। ठीक है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। मोहित फटाफट पढ़। Sir. Sale. The term sale is defined under Section 4, Subsection 3 of Sale of Goods Act 1930 as, where under the contract of sale of goods, the property in the goods transferred from the seller to buyer immediately at the time of making of contract of sale. वेरी इंपॉर्टेंट। सेल के लिए क्या बताया था सर, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही ओनरशिप सेलर से बायर के पास में चली जाती है और कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, सो where under the contract of sale of goods the property या ownership in the goods is transferred from the seller to the buyer immediately at the time of making of contract of sale is known as sale. तो सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पहला हिस्सा सेल समझ लिया। अब एग्रीमेंट टू सेल जहां पर ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होती है, मोहित पढ़ इसको। Agreement to sell.
where under contract of sale, the transfer of the property in the goods is to take place at a future time or subject to fulfillment of some conditions. जहां पर ओनरशिप ट्रांसफर होगी फ्यूचर में एट अ फ्यूचर पॉइंट इन टाइम और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस, कि जब ये कंडीशंस पूरी होंगी तभी आपको ओनरशिप दी जाएगी। तो यानी कि ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय सेलर से बायर के पास में नहीं जा रही, फ्यूचर में जाएगी, तो वो क्या हो जाता है सर, एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है। ठीक है सर, डिफरेंसेस पढ़ना चालू कीजिए, डिफरेंसेस बिटवीन द टू, सेल, एग्रीमेंट टू सेल, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। पढ़ भाई मोहित। Sale, transfer of ownership of goods take place immediately at the time of making the contract. Immediately at the time of making the contract ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है सेल के केस में। एग्रीमेंट टू सेल के केस में इट टेक प्लेस एट फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, फ्यूचर में होगी सर। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल में इट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर, जिसमें पार्टीज अपना काम कर देती हैं, कुछ भी करना बाकी नहीं रहता है, और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ ना कुछ काम करना बाकी रहता है। अब यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में यहाँ पर एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी का ये जो हम डिफरेंस देख रहे हैं ना, उसमें आपको मतलब ऐसे समझना है, कुछ भी करना बाकी है से नहीं लेना है एग्जीक्यूटेड का मतलब। एग्जीक्यूटेड का मतलब है ओनरशिप ट्रांसफर हुई या नहीं हुई उससे लेना है सर। तो जहां ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, भले ही पेमेंट मिलना बाकी है या डिलीवरी देनी बाकी है, देखो किसी भी गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर होना एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, उसकी डिलीवरी देना दूसरा इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट किससे, ओनरशिप ट्रांसफर होने से, और उसका पेमेंट होना, ये तीनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने गुड्स की डिलीवरी दे दी, अभी तक ओनरशिप नहीं दी आपको। ऐसा भी हो सकता है कि डिलीवरी भी दे दी, ओनरशिप भी दे दी, आपने मुझे अभी तक पेमेंट नहीं दिया। ऐसा भी हो सकता है गुड्स की ओनरशिप दे दी लेकिन डिलीवरी नहीं दी आपको, ये भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पर एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी का मतलब किससे लेना है सर, हमें यहाँ पर एग्जीक्यूटेड वर्ड का मतलब लेना है ओनरशिप ट्रांसफर हुई या नहीं हुई उससे। तो सर सेल के केस में तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, भले ही अभी तक पेमेंट करना बाकी हुआ हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। Whereas in case of agreement to sell, it is an executory contract, अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर होनी करनी बाकी है, एग्जीक्यूट होना बाकी है। सर ये कंसेप्ट और ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, बोलो सब जने हाँ सर। यस सर। ठीक है, थर्ड डिफरेंस, राइट्स ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर ब्रीच। देखो सेलर ने बायर को ओनरशिप दे दी सेल के केस में, तो इस वाले केस में तो, और यहां पर अभी तक देनी बाकी है। बहुत ध्यान से समझना, सेलर ने बायर को इस वाले केस में ओनरशिप दे दी, और अब बायर यदि पैसे नहीं चुका रहा है, ब्रीच कर दे रहा है, तो सेलर के पास में क्या राइट है, इस वाले केस में तो चूंकि ओनरशिप बायर के पास में जा चुकी है, तो सेलर बायर से पूरा प्राइस ऑफ द गुड्स का केस ठोकेगा या नहीं ठोकेगा, राइट होगा ना उसको पूरी प्राइस मांगने का ऑफ द गुड्स। यस सर, सेलर कैन sue the buyer for the price of the goods because of passage of property therein to the buyer। बहुत ध्यान से समझना, ये सेल है जहां पर ओनरशिप सेलर से बायर के पास में जा चुकी है, बायर पैसे नहीं दे रहा है, बायर ब्रीच कर रहा है, ठीक है। तो अब सेलर जो है उसके पास क्या राइट है, ये इसके ऊपर पूरी प्राइस के लिए केस ठोक सकता है। 1 लाख रुपए का गुड्स दिया है तो 1 लाख रुपए वसूलने के लिए पूरे का केस ठोक सकता है। ये तो सेल के केस में, क्योंकि ओनरशिप ऑलरेडी सेलर से बायर के पास में जा चुकी है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप सेलर से बायर के पास में कोई फ्यूचर डेट पे जाएगी, अभी तक गई नहीं है, केवल देने का वादा किया है, और बायर नट गया गुड्स खरीदने से बाद में। तो अब सेलर के पास में क्या राइट है सर, सेलर इसमें पूरी प्राइस का केस नहीं लगा सकता बायर पे कि तूने ये 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदने से मना कर दिया, ला 1 लाख रुपए, नहीं, पूरी प्राइस का केस नहीं लगा सकता। मान लो उन गुड्स को 90,000 रुपए में मार्केट में बेचना पड़ गया क्योंकि बायर ने खरीदने से मना कर दिया, तो सेलर को कितना नुकसान हुआ सर, 10,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो जब सेलर को 10,000 रुपए का नुकसान हुआ, तो सेलर बायर से क्या मांग सकता है,
केवल ये जो डैमेजेस है ना 10,000 रुपए के जो इसके ब्रीच के कारण हुए, केवल वो डिमांड कर सकता है, पूरी प्राइस नहीं डिमांड कर सकता। डिफरेंस समझ में आया? राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट बायर ब्रीच इस केस में और इस केस में, बोलो। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो मोहित पढ़ इसको, राइट्स ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर ब्रीच में सेल का केस और एग्रीमेंट टू सेल का केस दोनों पढ़ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। In sales, seller can sue the buyer for the price of goods because of passage of property therein to buyer. पैसेज ऑफ प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप, ट्रांसफर हो गई सर, अब गुड्स तेरा है, तेरे को पूरी प्राइस देनी पड़ेगी। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में क्या है मोहित, पढ़ तो। Seller can sue buyer for damages only. ओनली फॉर डैमेजेस, यदि कोई डैमेज हो रहा है तो, यदि इसने गुड्स खरीदने से मना कर दिया एग्रीमेंट टू सेल में, ठीक है, ओनरशिप नहीं दी है अभी तक, और सेलर ने वो गुड्स मार्केट में 1,05,000 रुपए में बेच दिया, तो क्या कोई डैमेज हो रहा है क्या सर? नहीं सर, कोई डैमेज नहीं हो रहा है, तो फिर वो बायर से कुछ भी डैमेजेस वसूलने की बात ही नहीं आएगी। जब कोई डैमेज लॉस हो ही नहीं रहा है तो फिर क्यों वसूलोगे? ठीक है सर। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, राइट ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर ब्रीच। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि सेलर ने बायर को देने का वादा किया, अब सेलर दे ही नहीं रहा है, तो राइट ऑफ बायर क्या होंगे अगेंस्ट सेलर ब्रीच? अपोजिट भी तो अपने को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो भाई मोहित, पढ़। मोहित अग्रवाल। Buyer, yes sir. Buyer can sue the seller for the damages and also the third party who bought the goods. देखो ये सेल का केस है जिसमें ओनर बायर बन चुका है, भले ही अभी तक पोजेशन बायर को नहीं दिया हो, ओनरशिप दे दी हो, और अब बाद में पोजेशन देने से ना नकुर करने लग गया ये सेलर, तो भैया ये तो ओनर बन चुका है। सो बायर कैन स्यू द सेलर फॉर डैमेजेस। देखो ये गुड्स दे ही नहीं रहा है, तो इसने क्या है, गुड्स फिर मार्केट से लिए, 1,00,000 रुपए में गुड्स इसको ओनरशिप मिली थी, लेकिन ये गुड्स दे ही नहीं रहा है, ठीक है, अभी तक पेमेंट करना बाकी है, तो ये 1,00,000 रुपए का गुड्स मार्केट से 1,05,000 में खरीदा, तो 5,000 रुपए का डैमेज बायर को हुआ, तो बायर ये जो एक्स्ट्रा डैमेज है ये तो वसूल ही सकता है। एंड और भी क्या वसूल सकता है? एंड ऑल्सो द थर्ड पार्टी हु बॉट द गुड्स, एंड ऑल्सो द थर्ड पार्टी हु बॉट द गुड्स। बायर, सेलर ने किसी थर्ड पार्टी को वो माल बेच दिया जिसकी ओनरशिप इसकी थी, तो उसके ऊपर भी केस कर सकता है, ठीक है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में अभी तक सेलर ने बायर को ओनरशिप नहीं दी है, और केवल वादा किया मैं ओनरशिप दूंगा आपको, ओनरशिप दी नहीं है, और फ्यूचर में नट जाता है, तो बायर जो है वही गुड्स मार्केट से खरीद लेगा, महंगे खरीदे तो जो डैमेजेस हुए वो डैमेजेस वसूल सकता है। इधर थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकता क्योंकि ओनरशिप बायर को मिली ही नहीं है। तो यहाँ थोड़ा अपोजिट हो रहा है बायर के राइट्स में, एक में तो बायर डैमेजेस और थर्ड पार्टी दोनों को केस कर सकता है, जबकि इधर एग्रीमेंट टू सेल में बायर केवल डैमेजेस वसूलने के लिए सेलर पे केस कर सकता है, क्योंकि ओनरशिप तो उसको मिली ही नहीं। लास्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट लॉस और बर्डन ऑफ रिस्क, बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट लॉस और बर्डन ऑफ रिस्क। देखिए सेल में तो क्या होता है, ओनरशिप सेलर से बायर के पास में चली जाती है, अभी तक गुड्स सेलर के पोजीशन में ही पड़े हुए हैं, सेलर की कोई गलती नहीं और उन गुड्स में आग लग जाती है, तो हमारे यहाँ पर रूल क्या होता है, जो भी उन गुड्स को नुकसान होने के टाइम उनका ओनर था वो रिस्क उसकी होती है। तो इस केस में सब्सिक्वेंट लॉस हो गया तो रिस्क किसकी सर? जो ओनर। तो सेल के केस में ओनर कौन बन चुका है भाई? सेलर ने बायर को ओनरशिप दे दी है, तो बायर की लायबिलिटी होगी, रिस्क होगी, उन गुड्स को कुछ भी गड़बड़ हो जाता है तो बिना किसी की गलती के, यदि सेलर की गलती के कारण वो गुड्स खराब हो गए तब तो एक अलग बात है, फिर नहीं, लेकिन यदि सेलर की कोई गलती नहीं है और गुड्स खराब हो गए तो फिर क्या है, ओनरशिप देने के बाद में तो जो भी ओनर है, हमारा रूल तो दोनों ही केसेस में बड़ा सिंपल है, जो ओनर है वो गुड्स की रिस्क बेयर विद करेगा। So the subsequent loss or destruction of the goods is liability of buyer in case of sale, जहां पर सेलर ने बायर को ओनरशिप दे दी है और बाद में गुड्स को कुछ नुकसान हो जाता है तो वो बायर जो ओनर है उसकी रिस्क है।
जबकि इधर एग्रीमेंट टू सेल में सेलर बोलता है बायर को मैं फ्यूचर में ओनरशिप दूंगा, यानी कि खुद सेलर की ही पास में ओनरशिप है और उन गुड्स को कुछ सब्सिक्वेंटली बाद में लॉस हो जाता है। तो हमारा रूल क्या है, ओनर को ही तो रिस्क बेयर करनी पड़ेगी। तो ओनर कौन, सेलर। सो सच लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द लायबिलिटी ऑफ द सेलर। बोलो ये पॉइंट समझ में आया लास्ट वाला? हाँ सर। यस सर। सर ये एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन दोनों बनते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट ध्यान होगा ना तो आप बहुत आसानी से नंबर लेके झपट के निकल जाओगे। बोल भाई मानस। सर मुझे टेस्ट से रिलेटेड एक डाउट है। हाँ बोल। सर वो पार्टनरशिप एक्ट में आपने एक सेगमेंट बोला था प्रिया मिस कराएगी, तो आपको सेगमेंट ये टेस्ट में पूछोगे? नहीं उसका नहीं पूछूंगा, करा दिया क्या मैम ने? नहीं सर, उसका क्लास ही नहीं हुई मिस। नहीं कोई बात नहीं, उसमें से पूछूंगा। ओके। ठीक है भाई। तो ये जो मैंने आज आपको क्लास 10 मिनट एक्स्ट्रा खींच के पढ़ाया है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको समझ के रट लेना, ठीक है, समझ के घोट लेना, रट लेना सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस। ठीक है भाई, आज की क्लास बहुत अच्छी हुई है और हम कल कंटिन्यू करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट, distinction between sale and bailment, distinction between sale and contract for work and labor। ठीक है, और फिर छोटी मोटी कुछ और बातें भी करेंगे। 2-1 दिन में ये आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। किसी को कोई डाउट?